प्रॉब्लम 17-10 गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये टाइटल है इस क्वेश्चन का। तो फर्दर हम ये देखते हैं कि इसमें क्या है। ऑन जनवरी 1, 2014 एंकर इनकॉर्पोरेशन हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट। एंकर इनकॉर्पोरेशन बैलेंस शीट एज ऑफ जनवरी 1, 2014। तो जनवरी 1, 2014 इसको समझ लें, और दिसंबर 31 जो है ना 2013 को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दिसंबर 31, 2013 को, यानी ये बेसिकली डाटा हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैश है हमारे पास 50,000, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एएफएस 240,000, इक्विटी कॉमन स्टॉक हमारे पास, और अकोमोलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 30,000। टोटल अमाउंट हमारे पास बैलेंस शीट इक्वल हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। द अकोमोलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिलेटेड टू अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स ऑन एएफएस सिक्योरिटीज, यानी वो बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास अकोमोलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का बैलेंस शीट में आ रहा है, ये बेसिकली किस वजह से अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स हैं जो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज में है। ठीक है। The fair value of Anchor's incorporations available for sale securities at December 31st, 2014 was 190,000। अब हमें बताया जा रहा है कि जब 31 दिसंबर 2014 आया, अब इन की वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू जो है वो कितना है हमारे पास 190,000। इट्स कास्ट वाज 140,000। ये 2014 की बात बताई जा रही है, लेकिन बैलेंस शीट हमें जो है वो 1 जनवरी 2014 या दिसंबर 31 2013 की दी हुई है। नो सिक्योरिटीज वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेजिंग कोई नहीं की गई। Anchor's Incorporation's income statement for 2014 was as follows। 2014 यानी ईयर एंड पे जो इनकम स्टेटमेंट थी उसकी ये डिविडेंड रेवेन्यू 5,000, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 एंड नेट इनकम 35,000। Instructions assume all transactions during the year were for cash, यानी ये भी आपको पता हो कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन की वो कैश पे की। Prepare the journal entry to record the sale of available for sale securities in 2014. Prepare a statement of comprehensive income and prepare a balance sheet as of December 31st, 2014. तो जो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? Prepare the journal entry to record the sale of AFS securities। वो ये आपने देखना है कि हम किस तरीके से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं कि जनवरी 1, 2014 को हमारे पास इनके बैलेंसेस क्या आते हैं। अब थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो, जब हम देखते हैं कि एएफएस सिक्योरिटीज है तो वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती हैं? एएफएस सिक्योरिटीज एट फेयर वैल्यू, यानी ये यहाँ पे मैं नोट बनाता जा रहा हूँ। एएफएस जब सिक्योरिटीज हूँ वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है? एट फेयर वैल्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो दिसंबर 31, 2013 या 1 जनवरी 14 है, तो ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट एएफएस है, तो इट मींस ये जो 240,000 है, ये किस वैल्यू पे होगा? फेयर वैल्यू पे होगा। ठीक है। अब इसके रिलेटेड जो फेयर वैल्यू और कास्ट का डिफरेंस है वो हमें बता दिया गया है, दैट इज अकोमोलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 30,000, ये गेन है। यानी हमारे पास ये अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन है, क्योंकि पॉजिटिव फिगर है, अगर नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव में लिखा होता। तो इसका मतलब क्या है कि इन सिक्योरिटीज की जो कास्ट थी वो कितना थी? 210, 30 इसमें अनरियलाइज्ड गेन हुआ, तो इस वजह से ये हमें 240 नजर आ रहा है यहाँ। ठीक है। और इसके रिलेटेड जो 30 का गेन है वो जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सेपरेट कंपोनेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, तो ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सेपरेटली। ठीक है। तो सबसे पहला काम अब क्या है, हमें चाहिए इनकी कास्ट प्राइस। तो ये देखते रहते हैं हम कि हमारे पास फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू ऑफ एएफएस सिक्योरिटीज, ये हम बेसिकली वर्किंग कर रहे हैं अभी, वर्किंग वन, वो हमें बताई गई जी 240,000। अब इसके अंदर अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन शामिल है, वो हम वापस निकाल लेते हैं। अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन 30,000, ये हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास इन सिक्योरिटीज की कास्ट क्या थी? कास्ट ऑफ एएफएस सिक्योरिटीज 210,000। ये कब हम बात कर रहे हैं?
दिसंबर 31st 2013 और जनवरी 1st 2014 को हम ये बात कर रहे हैं कि एक सिक्योरिटी थी एएफएस की जो हमारे पास अवेलेबल फॉर पोर्टफोलियो था, या एक सिक्योरिटी थी, उसकी कास्ट हमारे पास 210,000 थी और उसकी फेयर वैल्यू क्या थी, 240,000। अब हम देखते हैं कि दिसंबर 31st पे ये डाटा हमारे पास क्या है, वो आप यहाँ पर जरा देखिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि इसको हाईलाइट कर सकूं। दिसंबर 31st 2014 को इनकी जो फेयर वैल्यू थी, ये देखें, द फेयर वैल्यू ऑफ एंकर्स Akers Incorporations available for sale securities at December 31st 190,000 and its cost was 140,000। यानी दिसंबर 31st को इन्हीं सिक्योरिटीज की जो कास्ट थी हमारे पास 140,000 थी। ठीक है, तो इसका फिर अब मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एक तो गेन हो रहा है, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस की बात हो रही है। दूसरा हम ये कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं, देखें कि वो सिक्योरिटीज जिनकी जनवरी 1st 2014 की कास्ट 2,10,000 थी, दिसंबर 31st 2014 को उनकी कास्ट क्या है, 1,40,000 है। तो ये डिफरेंस किधर गया, 2,10,000 वाली सिक्योरिटीज 1,40,000 पे जो पहुंच गई, तो वो किधर चलेगी, बाकी डाटा किधर है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों का जो है ना अंदाजा होगा कि किस तरीके से फर्दर कैलकुलेशन हम करते हैं। देखें, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये दिसंबर 31st 2014 को हमारे पास सिचुएशन क्या है। एएफएस सिक्योरिटीज एट फेयर वैल्यू क्या है हमारे पास, 190,000। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो इसका कास्ट प्राइस है एएफएस एट कास्ट, वो हमें बता देगी 140,000। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखें कि जिनकी कास्ट 140,000 थी उनकी फेयर वैल्यू 190,000 है, तो यहाँ पर क्या होगा, गेन हुआ होगा अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन। कितना अमाउंट का, 50,000 का। ठीक है, अब आपने ये वैल्यूज जरा यहाँ पे याद रखनी है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमें एंट्री पूछी गई है वो क्या चीज है। अच्छा जी, एक सेकंड ये कैलकुलेशन कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम वर्किंग करें, जरा देखें अगेन कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखें हमारे पास जनवरी 1st 2014 को जो सिक्योरिटीज थी यानी एएफएस एट कास्ट, वो थी 2,10,000 की, और दिसंबर 31st 2014 एएफएस एट कास्ट ये है 140,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सिक्योरिटीज सोल्ड हो गई ड्यूरिंग द ईयर, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 70,000 की सिक्योरिटीज सेल आउट हो गई। लेकिन ये 70,000 बेसिकली क्या है, उन सिक्योरिटीज की कास्ट प्राइस है। हमने बेचा कितने में, ये हम अभी आगे अगले पॉइंट्स में देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज को हमने देखा कि जनवरी 1st 2014 को एएफएस की सिक्योरिटीज की जो कास्ट थी 2,10,000 थी, और दिसंबर 31st 2014 की उनकी कास्ट क्या आ रही है, 1,40,000। हमने सोल्ड की ड्यूरिंग द ईयर, जब भी सेल आउट की तो 70,000 की सिक्योरिटीज जो है हमने बेच दी। कितने में बेची, यानी ये हमने इनकी सेल प्राइस कितने में रखी, ये अभी अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने में बेची। यानी 70,000 की जो सिक्योरिटीज जिनकी कास्ट प्राइस थी उनको हमने बेचा कितने में, ये हम अब देखते हैं। तो ये हमें यहाँ पे पता चलेगा। देखिए ये जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है 2014 की, यहाँ पे एक अमाउंट लिखी हुई है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये देखें क्या लिखा हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 30,000। यानी इन 70,000
की जो सिक्योरिटीज हैं, जब इनको बेचा गया तो हमें 30,000 का गेन हुआ। अब देखें जरा यहाँ पे कि सेल प्राइस हमारी क्या हो सकती है। कास्ट थी जिनकी हमने बेचा 70,000 और हमें इनके ऊपर गेन हुआ यानी प्रॉफिट हुआ 30,000 का, तो हमारी पॉकेट में कितना सेल प्राइस इंक्रीज जो है ना इनकर हुई होगी। सेल प्राइस इज 100,000। यहाँ तक क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी यहाँ पे। अच्छा जी, अब हमने ये बेसिकली ये डाटा फाइंड कर लिया, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लेके आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट ए, पास द जर्नल एंट्री। तो हमारे पास ये डेट तो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन 2014 ईयर मेंशन है। तो हमारे पास बैंक अकाउंट में जो पैसे है वो कितना है, 1 लाख। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट AFS की सिक्योरिटीज डिक्रीज हुई एट कास्ट 70,000 और हमें गेन जो हुआ, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज 30,000। तो ये हमने इसको अकाउंट फॉर कर लिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है जी। ये हमारी रिक्वायरमेंट ए जो है वो सॉल्व हो गई। उसके बाद है बी में प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2014। ये हम बनाते हैं जी रिक्वायरमेंट बी। ए इनकॉर्पोरेशन जो एकल इनकॉर्पोरेशन थी, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year 2014। तो देखो अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं डाटा हमारे पास क्या है। देखें डिविडेंड लिखा हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और उसके बाद नेट इनकम लिखा हुआ है। मैं इन सारी चीजों को दोबारा लिख लेता हूँ। डिविडेंड, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है हमारे पास 5,000 और ये है 30,000। तो आंसर हमारा क्या आ गया, नेट इनकम। ठीक है, दैट इज 35,000। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, ये हम पहले भी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, टोटल होल्डिंग गेन arising ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे हमने बात क्या की, टोटल होल्डिंग गेन। जो टोटल होल्डिंग गेन होता है, ठीक है, ये वाला, तो ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, टोटल होल्डिंग गेन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड, रियलाइज्ड प्लस अनरियलाइज्ड। ठीक है, ये उनका क्या होता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है जो टोटल होल्डिंग गेन है। तो टोटल होल्डिंग गेन जो है वो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ इज 50,000। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। अब वो क्या है जी, बेसिकली देखें टोटल होल्डिंग गेन की जब हमने बात की कि ये 50,000 है, रियलाइज्ड भी है अनरियलाइज्ड भी है। तो रियलाइज्ड जो गेन है वो हमारा क्या है, 30,000 है। रियलाइज्ड कब हम कहते हैं कि ये गेन हमारा रियलाइज्ड है, जब हम एक्चुअली सिक्योरिटीज को सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो अब वो क्योंकि हमने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के डाटा में यहाँ पे भी लिख दिया हुआ है रियलाइज्ड गेन, और इधर 50,000 में भी आया हुआ है,
तो अब हम क्या करेंगे, इस 30,000 को यहाँ से माइनस कर देंगे ताकि डबल काउंटिंग ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया रिक्लासीफाई कर दिया, यानी अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम से उसे हमने क्या लिख दिया, इनकम स्टेटमेंट में पार कर दिया ये जो 30,000, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अनरियलाइज्ड गेन हुआ, अनरियलाइज्ड गेन ऑन AFS रिमेनिंग बैलेंस 20,000। तो इस तरह से ये हमारे पास अब आंसर आ जाएगा, टोटल comprehensive income, total comprehensive income, that is $55,000। ठीक है, 35 हमारा नेट इनकम से आ रहा है और 20,000 यहाँ से, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल 55,000। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट बी जो है वो सॉल्व हो गई, जो कि हमसे पूछा गया था, डिमांड की गई थी, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2014। अच्छा, इसको जो है ना आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, अगर आप गौर से देखें, अगर कंफ्यूजन हो फर्दर, यहाँ पे मैं आपको इसकी फर्दर वर्किंग भी कर देता हूँ। देखें, हमारे पास जो, यानी मैं ये वर्किंग इस तरह से करूँ, इस 20,000 को बेसिकली प्रूव करना चाह रहा हूँ। accumulated other comprehensive income at January 1st। अब ये देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये जनवरी 1 या दिसंबर 31, 2013, इसका बैलेंस क्या है जी हमारे पास, 30,000। अब आपको ये पता होना चाहिए कि accumulated other comprehensive income किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, बेसिकली ये उन्होंने क्वेश्चन में भी बता दिया है, the accumulated other comprehensive income related to unrealized holding gains on AFS securities। लेकिन ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि accumulated other comprehensive income किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, unrealized holding gains or losses को। तो ये हमारे पास पहले से जो मौजूद है वो कितना है, 30,000। ठीक है, अब और accumulated other comprehensive income at दिसंबर 31 ये बैलेंस कितना है हमारे पास, ये जनवरी 1, 2014 और दिसंबर 31 भी 2014। तो ये हमने यहाँ पे देखा है अपनी वर्किंग वन में जो हमने की थी, ये वाली, ये दिसंबर 31, 2014, AFS फेयर वैल्यू 1,90,000, कास्ट 40,000, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन अब कितना आ रहा है, 50,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये है जी 50,000। तो अब देखें इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज, ठीक है, इन अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 20,000। यानी साल के शुरू में वो 30,000 था, साल के एंड पे 50 हो गया, तो इंक्रीज कितना आ गया उसमें, 20,000 अनरियलाइज में। तो अब इस चीज को देखते हैं, ये प्रूव हो जाती है कि हमारे पास जो अनरियलाइज होल्डिंग गेन है ड्यूरिंग द ईयर वो कितना हुआ, 20,000। होपफुली ये बात अब आपको क्लियर हो गई हो। उसके बाद रिक्वायरमेंट सी में आते हैं जी, प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज एट दिसंबर 31, 2014। रिक्वायरमेंट सी, ए कंपनी बैलेंस शीट दिसंबर 31, 2014। अब सेम हम उसी फुटिंग्स पे बना लेते हैं बैलेंस शीट जैसे हमें पहले क्वेश्चन के स्टार्ट में दी गई थी। इस तरफ हमारे पास क्या है जी, एसेट्स हैं और इधर बाकी चीजें हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपके पास एसेट्स क्या क्या अवेलेबल थे साल के शुरू में, कैश था आपके पास 50,000। ठीक है, अब आपके पास कैश कितना है, अब आपने जरा गौर से देखना है चीजों को, कैश, ठीक है,
आपके पास साल के शुरू में कितना था? 50,000। 50,000 ये कैश था। अब इसमें इजाफा कितना हुआ? $1,00,000 की हमने सिक्योरिटीज बेची, हमारे पास बैंक यानी कैश में हमने देखे इंक्रीज किया था, 1,00,000 वो आ गया। और दूसरा प्लस 5,000, ये कहाँ से आया? ये हमें ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड मिला, ये देखें डिविडेंड रेवेन्यू, ये डिविडेंड रेवेन्यू 5,000। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई ड्यूरिंग द ईयर वो सारी एट कैश है, जो भी हुई ये हमारे पास ये हाईलाइट हो गया। तो 5,000 हमें ये मिल गया। तो इस तरह से हमारे पास बैलेंस शीट में जो ये फिगर आ गया 1,55,000 पे आ गया, 1,55,000। इसको हम अलग से कैलकुलेट करना चाहें भी कर लें। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो है 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज 1,00,000 और फ्रॉम डिविडेंड 5,000। तो ये हमारे पास हो गया 1,50,000। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखनी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज एट फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू आपको पता है, इन्होंने हमें बता दी हुई है कि दिसंबर 31 को कितना है, 190,000। तो बैलेंस शीट में हमें इसके अलावा पहले से भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है बैलेंस शीट की जो डेबिट साइड है, आप कह लें इसको, ये हमारे पास यहाँ। तो सम अप करते हैं, 1,90,000 1,55,000, it becomes 345,000। ठीक है, अब हम आते हैं बैलेंस शीट की दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ठीक है, जिसमें हमारे पास कॉमन स्टॉक गिवन है। तो अब कॉमन स्टॉक में देखें तो हमने कोई ऐसी चेंज नहीं की, यानी नए कुछ शेयर इशू हमने नहीं किए। तो ये हमारे पास एज इट इज, जैसे कि बैलेंस शीट में पहले से मौजूद है, 260,000 ये हमारे पास आ गया सेम, 260,000। लेकिन इसमें एक और इजाफा हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स, कि जो हमने नेट इनकम ड्यूरिंग द ईयर अर्न की वो शिफ्ट कहाँ पर हो जाती है, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमने देखें कितना अर्न किया था ड्यूरिंग द ईयर, जो नेट इनकम से, ये नेट इनकम है। ठीक है, नेट इनकम शिफ्टेड टू या क्लोज टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया जी 35,000। उसके बाद सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इक्विटी अकोमोलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना है अभी, 50,000 है एट द एंड ऑफ द ईयर December 31, 2014। इन दिस वे जो वैल्यूज हमारे पास थी वो हमने पुट इन कर ली, और अब हम उनको टोटल करते हैं, 260,000 प्लस 35,000 प्लस 50,000। तो ये हमारी जो बैलेंस शीट है लेवल होगी 345,000। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस को ये कंप्लीट किया, बैलेंस शीट को भी देखा और हमने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी देखा कि किस तरीके से हमने उनको रिप्रेजेंट किया।